राधे राधे। मैं निखिल का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज मैं फिर से आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट आपका लेकर आया हूँ, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। होप आपको लास्ट चैप्टर आपको आज बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। अब एग्जाम्स में आपके अराउंड बिजनेस के 20-21 डेज रह गए हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं आपका चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो उससे पहले जिन भी व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें। आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आपका फटाफट से शुरू करते हैं। आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का जैसे आपको अपने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? एक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। जैसा आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हो कि क्या है कि भी एक हमारा जो मेन हमारा बॉस है, जो हमारा जो ओनर है, उसने आगे डिवाइड किया आपका मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना एंड उनको अपने काम के हिसाब से जो सेल के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सेल डिपार्टमेंट में, जो चीज़ें मार्केटिंग के रिगार्डिंग है वो आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ऐसी आपकी फाइनेंस वाली फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में। मतलब चीज़ों को अलग अलग ग्रुप करना, एक जैसे टास्क को एक जैसे ग्रुप में डिवाइड करना, उनकी ये बताना कि उनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किसका है, मतलब कि कौन किसको आपका जवाबदार होगा, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन उसका बॉस होगा, कौन क्या चीज़ है, कौन किस लेवल पे है, हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर एक ढांचा तैयार करना, वो उसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। कि पूरी चीज़ों को काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग चीज़ों के साथ ग्रुप करना उसको। नेक्स्ट हमारा मेन आता है इसमें आपका कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या कैसे काम करता है। जैसे आपके ये मोन आपके मेन 4 स्टेप्स आपके हैं। सबसे पहले आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपको, आइडेंटिफाई करना एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स के काम को आइडेंटिफाई करना कि हमने काम क्या करना है एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने कोई बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए हमारे कौन कौन से क्या क्या काम होगा, उसका उसका मटेरियल चाहिए हमें, उसके लिए जो भी केमिकल लगता है जोड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए अलग अलग काम होंगे। तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना और उसको पूरा करना पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आपका आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। मीन्स कि जो एक जैसे काम है उनको एक डिपार्टमेंट से, मार्केट रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सेल रिलेटेड सेल डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम होंगे आपके वो कहाँ जाएंगे? आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो सेकंड काम होता है हमारा आपका क्या? ग्रुप्स बांटना, डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड ग्रुप्स बना दिए हमने। तीसरा हमारा काम आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मीन्स कि कौन किसकी क्या काम है, क्या किसकी अथॉरिटी है, कौन कहाँ बैठेगा, क्या काम करेगा, वो ड्यूटी सबको असाइन करना वन बाय वन, जो जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनको। वो हमारा तीसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग में, डेट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ लास्ट स्टेप हमारा ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या आता है आपका? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मैंने पावर तो लोगों को दे दी, अगर मैं उनका रिपोर्टिंग नहीं बताऊंगा कौन किसको क्या काम करेगा, जैसे हमने पढ़ा स्किल चेन के बारे में कि सबसे ऊपर ए है, उससे नीचे बी, उससे नीचे सी, उससे नीचे डी। तो ये जो पूरी आपकी रिलेशनशिप डिफाइन की गई है वो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही डिफाइन होती है, कौन किसको क्या जवाब देगा। ये आपके मेन 4 स्टेप्स हैं आपके किसके? आपके ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के आपके। नेक्स्ट हमारा आगे आता है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब आपका क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग के हमें फायदे क्या है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजिंग करके। जैसे हमने पढ़ा कि प्लानिंग के क्या फायदे थे, ऐसे ही हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग होता है हमारा सेकंड मेन स्टेप है। हमारे जो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट में, उसमें दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका आता है ये। इसके फायदे क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा और हर एक बंदा अपने अपने काम में क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ एक पेन बनाने की बात है, तो कोई मतलब सपोज करो उसको, कोई उसका कैप बना रहा है, कोई उसकी बॉडी बना रहा है, कोई उसका रिफिल बना रहा है, कोई उसका निब बना रहा है, कोई उसको सैंपल कर रहा होगा। तो हर एक बंदा अपने अपने काम में क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा आपका। सेकंड आपका आता है क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप्स। मतलब आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कौन ये नहीं है कि ए कहे बी को मैं ये काम कर रहा हूँ, बी कहे ए को ये मैं ये काम कर रहा हूँ। जब उसमें प्रॉपर रोल क्लैरिटी होती है कि भी कि कौन क्या काम करेगा, कोई ये नहीं होगा कि अपना कि यार ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है, काम डबल नहीं होगा आपका। काम क्या होगा आपका? क्लियर होगा किसने क्या काम करना और किसको किसको जवाब देना। थर्ड आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। वही सेम चीज आपकी कि जब हमारी चीज प्रॉपरली डिफाइंड होगी, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे, किसके अंदर कौन कौन किस चीज के लिए जिम्मेवार है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब उनको संभालना हमारे लिए क्या हो जाता है? बड़ा आसान हो जाता है और इफेक्टिव होता है, वो वर्क करता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब एम्प्लॉय कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से। चौथा ये पॉइंट आपका बहुत बार आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सोर्सेज। जब हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके काम को पूरा करेंगे, तो हमारे जो ईच एंड एवरी रिसोर्स है, चाहे मैन या मटेरियल, दोनों को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली बात है, जब हमारा हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी, हमारी कंपनी एक्सपैंड भी करेगी, बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर पहली कोई चीज हमारा टारगेट होता है सर्वाइव करना, सर्वाइव के बाद अगला हमारा टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट। बट ये नहीं कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट के बाद हमारा कोई भी, आप देखोगे किसी भी कंपनी, कोई भी चाहे इंडिविजुअल है कुछ भी है, उनका मेन काम होता है ग्रो करना। तो ग्रो कैसे होगा, जब प्रॉपरली इन चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। नेक्स्ट, अडेप्शन टू चेंज। इसको हम कह सकते हैं कि मेकिंग आवर बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक, मीन्स कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बना रहे हैं, डायनामिक बना रहे हैं। डायनामिक मीन्स कि भी इजिली अडेप्टेबल है, कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी आपका क्राइसिस आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जीएसटी लागू किया गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट कोई नया लॉ निकाल रही है, कुछ भी कर रही है, तो उन सब चीजों में आपका, जब हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे, हमें किसी भी चीज को अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं है, कि हमारी कंपनी जो डायनामिक हो जाएगी, इजिली दे कैन अडेप्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स कि हमारे जो पर्सन हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, कि जब हम उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, उनको पता होता है यार मैं आज इस लेवल, मैं क्लरिकल लेवल पे हूँ, अब मैं अकाउंटेंट बन गया हूँ, या मैं अब आगे असिस्टेंट बन गया हूँ, कुछ भी ऐसी कोई भी डेजिग्नेशन है, तो उस बंदे की भी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो ये सब आपके क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक आता है, सबसे मेन वर्ड जिसका जिसका क्वेश्चन मोस्टली आपको आता ही आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले मत ये चीज आती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा किसी भी चीज का, कि जो हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। जैसे हम कहते हैं, हम किसी बिल्डिंग को बनाने पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, कि इसमें इतने फ्लोर्स होंगे, इतने रूम्स होंगे, ये किचन होगा, ये वॉशरूम होगा, या ये डाइनिंग एरिया होगा, ये सिटिंग एरिया होगा, ये लॉबी होगी, ये वगैरह वगैरह, है ना। तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर, ढांचा किसी भी तरह का तैयार करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं आपके। सबसे पहला हमारा आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डेट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका वहाँ काम करता है जहाँ पर हमारी, अगर कंपनी में एक ही प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, मतलब अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो वहाँ पे वो यूज करेंगे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में क्या होता है, जैसे आप देखो ध्यान से, उन्होंने दिखाया आपको सीईओ है, सीईओ के नीचे क्या है आपके, जैसा जैसा काम है वैसे वैसे आपके डिपार्टमेंट्स हैं आपके। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स वाला सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब बंदे हायर करने हैं, निकालने हैं, कुछ भी करना है, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। फाइनेंस कहाँ से लाना है, कहाँ यूज करना है, उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मीन्स की फंक्शनल सेक्टर में वहाँ काम आता है, पहली चीज जहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट होगा, एंड दूसरी चीज यहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो रिलेटिंग टू हमारे काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, रिलेटिंग टू फंक्शंस। इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, फंक्शनल डिपार्टमेंट। सेकंड हमारा आपका आगे आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर आप देखोगे ध्यान से क्या है, देखो डिवीजन प्रोडक्ट एक्स, डिवीजन प्रोडक्ट वाई, डिवीजन प्रोडक्ट जेड। मीन्स कि आपके यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, या यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होती है। मीन्स ये वहाँ काम आता है जहाँ पर आपका कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। जैसे कि इसमें यहाँ एग्जाम्पल ये है, 3 प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, तो हमने 3 डिपार्टमेंट बना दिए, एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का, प्रोडक्ट जेड का आपका। तो उनके अंदर फिर जो उनके काम होंगे आपके, जैसे R&D का डिपार्टमेंट, सर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का, फाइनेंस का हो गया, तो सबके अपने अपने अलग अलग काम आ गए। तो ये सेक्शन का मतलब होता है कि जहां पर आपकी ग्रुपिंग जो होगी वो प्रोडक्ट के नाम से होगी, वो फंक्शन के नाम से नहीं होगी। फिर ईच प्रोडक्ट में जो उनके अलग अलग काम होंगे वो अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे आपके, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं। ये दो टाइप्स के आपके स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सा, फंक्शनल एंड डिविजनल। इसके बाद थोड़ा इसको और एलैबोरेट करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के आपके क्या फायदे या क्या नुकसान है। अब एडवांटेजेस पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के हमारे फायदे क्या हैं। पहला फायदा आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मैं मार्केटिंग की फील्ड में क्या हो जाऊंगा, स्पेशलाइज हो जाऊंगा, है ना। दूसरी चीज, बेटर कंट्रोल। प्रोडक्ट एक है, डिपार्टमेंट्स उनके फंक्शन के हिसाब से, तो उनको कंट्रोल करना आसान है। फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल मैनेजर है आपका, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का मैनेजर है आपका, स्टॉक के लिए स्टॉक मैनेजर होगा, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होगा। तो कंट्रोल करना ईजी है आपका। थर्ड वो कहते हैं मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कि संभालना और काम करना, दोनों में हमारे काम में एफिशिएंसी आ जाती है, काम जल्दी से होता है, कवर अप होता है आपका। चौथा इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सस्ता पड़ता है, क्योंकि पता है हमें कि भी आपका इकोनॉमिकल का मतलब सिर्फ अकेला ये नहीं होता कॉस्ट सेविंग। इकोनॉमिकल का मतलब होता है टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव होता है इसमें आपका, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग रिलेटेड सारे जो फंक्शन हैं, जो सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसको ढूंढना, वहाँ पे फॉल्ट देना, या कोई भी उसमें हमारा ये देखना कि कहाँ कमी आ रही है, उन चीज़ों के लिए हम आसानी से फटाफट हम उसमें काम कर सकते हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में क्या है, कमी आ रही है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ईज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज को ट्रेन करना इजीली हो जाता है, कि मुझे पता है अगर मैं किसी को मैंने फंक्शन के रिगार्डिंग किसी डिपार्टमेंट में डाला है, तो वो अपना क्या होगा, फंक्शन रिलेटेड, मैं उसको
उस चीज़ के बारे में ट्रेन करना ईज़ी है आपके ओवरऑल, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसको सिर्फ़ एक ही फ़ंक्शन के बारे में ही समझाना पड़ेगा, उसी के बारे में वो काम करेगा आपका। लास्ट ड्यू अटेंशन। और जब एक बंदा एक-एक फ़ंक्शन में काम करता है या एक-एक ग्रुप में उसमें काम करता है, तो वो अटेंटिवली हर चीज़ को फ़ॉलो करता है। अब इतने इसके हमने बड़े फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान ये फंक्शनल एम्पायर, मतलब कि हर एक फंक्शन ऐसा क्या होता है कि अपने आप को मेजॉरिटी रखने की कोशिश करता है कि हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, दूसरे का हमें पता नहीं उसने काम किया या नहीं किया। तो मतलब आपस में वो chaos उनका होता रहता है कि फंक्शनल की यार मैं अपने काम को पूरा करूँ। उससे रिलेटेड दूसरा आपका आ गया प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर ले लिया कि 10,000 पेन बनाने हैं और हमें 1 हफ्ते में डिलीवर करना है, बट हमारी जो कैपेसिटी है वो 1,000 पेन बनाने की ही है डेली की, तो 7 दिन में कैसे हम बनाएंगे 10,000 पेन? तो आपस में कोऑर्डिनेशन में भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स वही कि जैसे मान लो कोई भी काम है, उनको लगता है यार उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा वो बेनिफिट दिया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट को बेनिफिट दिया जा रहा है, तो आपस में उनके आपस में झगड़े होते रहते हैं। एंड इनफ्लेक्सिबल है, मतलब वो रिजिड हो जाते हैं थोड़ा सा कि अपने अपने काम पे अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ये इसके कुछ फंक्शन स्ट्रक्चर के आपके फायदे एंड नुकसान। फिर दूसरा हमारा जो था डिविजनल, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, पूरे पूरे प्रोडक्ट का ही डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो वहाँ पे उनके फायदे क्या, वहाँ पे जो फैलिएशन होगी वो क्या होगी, पूरे प्रोडक्ट में होगी। अगर मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ तो बट मेरे को पूरे प्रोडक्ट के बारे में ही नॉलेज होगी उसके अंदर। सेकंड, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, एक के अंदर ही डिपार्टमेंट है सारे के सारे, एक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो जवाबदारी है वो ज्यादा अकाउंटेबल होंगे वो, कि हाँ, क्योंकि पता है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का एक हेड होगा आपका, तो वो अकाउंटेबल होगा कि हाँ, उससे पूछा जा सकता है कि आपके मार्केटिंग ने या फाइनेंस ने या सेल्स ने प्रोडक्शन ने परचेज ने क्या काम किया या क्या काम नहीं किया। फ्लेक्सिबल है एंड इनिशिएटिव है, मीन्स क्योंकि उनका एक ही डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें सब पूरा उसी को कवर कर रहे हैं सारा का सारा एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका। तो वहाँ पे वो कहते हैं काम अपने हिसाब से कर सकते हैं और नए नए चीज़ों के बारे में इनिशिएटिव भी वो ले सकते हैं। चौथा, हर कोई अपने प्रोडक्ट को, मतलब वहाँ पे क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट को आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ उसमें इजीली होती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की पूरी ही ग्रोथ होगी वहाँ पे आपकी। बट अब कुछ क्योंकि उसके प्रोडक्ट अब एक से ज़्यादा हैं, तो जहाँ अगर एक प्रोडक्ट के सब डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे प्रोडक्ट सब जहाँ एक कंपनी में एक से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नुकसान होंगे इस स्ट्रक्चर के आपके। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट, वही जैसे पहले उसमें था आपका कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि यार रिसोर्सेज हमें चाहिए थे या मुझे डिलीवरी के लिए ट्रक चाहिए था, आपने क्यों ले लिया। ये और ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली भी है आपका, क्योंकि उतने ही आपके डिपार्टमेंट, उतने ही सब डिपार्टमेंट, उतने ही उनके आगे आपके डिविजन होते हैं आपके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉस्टली है। उतने ही एम्प्लॉयज चाहिए आपको, उतने ही प्रोफेशनल चाहिए, उतना ही आपको महंगा पड़ता है आपको। एंड इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ये बहुत कॉमन है आपका, जहाँ प्रोडक्ट आपका एक से ज्यादा है तो वहाँ पे बहुत इजीली है कि वो आपस में झगड़े होते हैं उनके, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट है अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कंपनी को आगे लेके जाना नहीं लेके जाना, वो सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट आगे आ जाते हैं आपके। तो ये यहाँ तक था आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है आपके, दो टाइप्स के उनके हमने पढ़ा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आपका जो आगे चीज आती है, इसको मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में समझा रहा हूँ इजीली इजी वे में, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती है आपकी, डेट इज वन इज फॉर्मल एंड अदर इज इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन सी होती है, इससे पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है आपकी जहाँ पर आपकी जो डिपार्टमेंट, मतलब जो यहाँ पे जो आपका रोल क्लैरिटी है वो कंपनी के हिसाब से डिफाइंड है आपका, वो आपने अपने आप नहीं बनाया। फॉर्मल मीन्स कि जैसे वही कि ये मेरा बॉस, ये मेरे सबॉर्डिनेट्स, ये मेरे सुपीरियर्स, ये मेरे कलीग्स वगैरह सब डिफाइंड है रिलेशनशिप, लाइक आपका स्केलर चेन। बट इनफॉर्मल क्या होता है, जहाँ पे हम आपसी में दोस्त बन जाते हैं कि भी कैफेटेरिया में मिले और वहाँ पे आपस में, चाहे वो बॉस था या वर्कर था, बीएन था या मेरे से बड़ा है किसी और डिपार्टमेंट का, वहाँ पे आपस में दोस्ती होगी, उसको बोला जाता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपस में लिंक बन गया आपका। तो जो फॉर्मेशन कैसे बनती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मतलब उन्होंने फॉर्म की है आपकी। बट जो इनफॉर्मल है वो क्या है, आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट मीन्स इंटरेक्शन से बनती है आपकी। तीसरा, ये स्टेबल होती है, लाइन लॉन्ग लास्टिंग है, पता है, क्योंकि वही जहाँ जो अगर मेरा ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट है वो तो रिश्ता हमेशा ही रहेगा। वो ये तो नहीं है कि अगर मानो आपस में कोई झगड़ा होगा तो छोड़ देंगे, बात करना कर नहीं सकते, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी है एंड वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपको बात करनी ही पड़ेगी आपको, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, अनस्टेबल होती है आपकी, भी आपस में केवल झगड़े हुए तो बातचीत वो नहीं भी करते। फॉर्मेशन में हमें प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है आपका, उनका हर एक चीज के लिए आपका। बट इनफॉर्मल में क्या है, रूल रेगुलेशन डिफाइंड नहीं हो कि आपस में यारी दोस्ती है उनकी, मतलब फ्रेंडशिप है आपकी, तो आपस में तू तड़ाक करके भी बात वो कर सकते हैं, बट फॉर्मल में हम ऐसा नहीं कर सकते। और
अगर बात करें स्कोप की, तो फॉर्मुलेशन में का जो स्कोप है आपका वो वाइडर है, बड़ा है, ज़्यादा है हमसे, है ना, क्योंकि उसमें सब चीज़ आ गई है आपकी। बट इनफॉर्मल क्या, लिमिटेड स्कोप है आपका, उतनी ही बातचीत होती है जितनी मतलब एक फ्रेंड्स में आपस में आपकी होती है आपकी। ये था डिफरेंस आपका फॉर्मल और इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आप अगर डिफरेंस के माध्यम से करेंगे इसको, तो इनके आपको ऑटोमेटिकली इनके फायदे नुकसान आपको पता लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेकेंड लास्ट, व्हाट इज डेलीगेशन, और जिसका क्वेश्चन आपका कंपलसरी इस बार आएगा ही आएगा आपका। डेलीगेशन देखो, मैं आपको एक चार्ट भी बनाया और एक आपको देखो आप क्या, डेलीगेशन मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। मीन्स कि आप देख रहे हो कि भी डेलीगेशन का मतलब क्या है, कि वो क्या करता है, जो एक आपका इमीडिएट बॉस होगा वो अपने अलग अलग जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या करेगा, पावर देगा काम करने के लिए, उतनी ही पावर देगा जितनी उसकी लिमिट में है, और वो अपनी लिमिट के अनुसार ही काम उसमें करते हैं। कि एक बंदा है कि वो अपने उसने ए को भी दिया, बी को भी दी, सी को भी दी, डी ई एफ, है ना, अगला सबको उसने पावर आगे बांटी है। तो डेलीगेशन क्या होती है कि यहाँ पे आपका जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर देता है काम करने के लिए इन लिमिटेड कंटेंट में आपका। अब चार्ट को ध्यान से देखो आपका, ये क्या है आपका, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ किसके, डेलीगेशन के। डेलीगेशन के तीन मेन आपके एलिमेंट्स हैं आपके जो नजर आ रहे हैं आपको, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनको पढ़ते हैं क्या चीज होती है। अथॉरिटी मीन्स किसी को पावर देना काम करने के लिए, आपकी जितनी मेरी जितनी, मैं अगर किसी का सुपीरियर हूँ मैं उतनी पावर दूंगा जितनी मेरे हक में है या मेरी लिमिट में है आपकी, मैं उसको काम करने के लिए उतनी पावर दूंगा। डेट इज अथॉरिटी, कि मैंने उसको अथॉरिटी दी, आप ये काम पूरा करो, ये टास्क को पूरा करो। सेकंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑब्लिगेशन, कि मैंने अगर उसको पावर दी, मैं उसको साथ में टाइम लिमिट दूंगा कि मुझे ये काम इस वक्त तक पूरा चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो फाइनल जो काम होगा, जो काम पूरा हो जाएगा, जो डेडलाइन थी, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, मैं अकाउंटेबल हूँ या मेरा सबॉर्डिनेट। ऑब्वियसली अगर मुझे काम दिया गया तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, तो मुझे ही जवाबदारी है आपकी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है जवाबदारी, कि अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम को पूरा करने की, कौन उसके लिए जवाबदार है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये तीन मेन एलिमेंट्स है डेलीगेशन के। जब हम किसी को पावर देते हैं उसके साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उतनी ही अकाउंटेबिलिटी भी होती है। मीन्स कि ये नहीं मैंने सबॉर्डिनेट को अपना उसको काम के लिए पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होगी। अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, मेरी ही रहेगी। अगर मैंने किसी चीज को टास्क को पूरा करने को आगे उसको दिया है, मैं उससे काम नहीं करवा सकता हूँ, पर मैं अपने बॉस को ये नहीं कह सकता कि मैंने तो काम आगे दे दिया था उसने पूरा नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता। डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी उसी होगी जिसको काम एक्चुअल में मिला था आपका। लास्ट टॉपिक आपका आता है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसके फायदे क्या हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिव है, इफेक्टिव होता है आपका, मीन्स कि इजीली हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, अपने काम को निकलवा सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं हर अपने एम्प्लॉयज़ को। दूसरा, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट डेवलपमेंट होती है। वो ऑब्वियसली जब मैं किसी को काम करने की उसको अथॉरिटी दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, तो वो काम अच्छे से करेगा। थर्ड, मोटिवेट होंगे हम एम्प्लॉयज़, ये पॉजिटिव मोटिवेशन आपका है, ये मोटिवेटर है आपका कि हम अपना काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने एक टास्क को दिया करने, अगर वो पूरा करेगा तो वो कोशिश करेगा, वो उसको मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं यार मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ये मैं काम कर सकता हूँ। फिर आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ग्रोथ होती है आपकी इसमें। कंपनी को भी नए टैलेंट्स पता लगते हैं कि हमारे पास क्या क्या टैलेंटेड पीपल हैं हमारे पास, और जो लोग हैं वो उनको भी आगे उनकी करियर में ग्रोथ होती है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की, मीन्स की भी ये बहुत जरूरी है, ये भी एक नीड है आपकी, कि अगर हम किसी को अगर मैनेजमेंट को अपना अच्छे चलना चाहते हैं, मुझे अपने जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ मुझे उनको काम टास्क देने ही पड़ेंगे। उससे उनको भी बेनिफिट होगा और कंपनी को भी बेनिफिट होगा। एंड लास्ट, कोऑर्डिनेशन। जब हम किसी से अच्छे से बातचीत करते हैं, काम करते हैं, उसको काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो हम उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, और कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन भी ऑटोमेटिकली आपकी उसके साथ अच्छी रहेगी। लास्ट टॉपिक आपका डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर्स को टॉप लेवल क्या करता है, मिडिल लोअर लेवल के में अपने हिसाब से उनको बांटता है। जहाँ पे टॉप लेवल पावर दे रहा है काम करने के लिए, वहाँ कोई आपको बॉस नहीं दे रहा। टॉप लेवल के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं किसको कहाँ पे कितनी कितनी पावर की जरूरत है काम करने के लिए। तो इसमें लिखा है कि इट रेफर टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज। मीन्स उनको वो काम देना जो वो काम कर सकते हैं, उनको वो पावर देना काम करने के लिए। ये नहीं है कि कल को मेरे को बंदा हायर करना है, निकालना है, उसके लिए मैं टॉप लेवल के पास जाऊंगा।
टॉप लेवल में आपको पावर दी हुई है, आप ऑटोमेटिकली काम करके उनसे वो अपना टास्क पूरा कर सकते हो। आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को रिक्रूट भी कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं या निकाल भी सकते हो। फायदे क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ है, उनको बार बार बीच में आने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव आता है, वो नए नए टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं आपके। तीसरा, इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट। ऑब्वियसली बात है, जब किसी उनको हम अथॉरिटी एंड पॉसिबिलिटी देंगे तो वो डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली उस बंदे की, वो अपना काम दिखाएगा, अपने स्किल्स को परफॉर्म करके दिखाएगा या अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा कि मैं कहाँ तक काम करने में सक्षम हूँ। क्विक डिसीजन मेकिंग, बार बार टॉप लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से फटाफट डिसीजन लेके अपने जो अगर इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा कर सकते हो। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, वही बार बार पॉइंट आ रहा है आपका कि भी जब हम किसी को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देते हैं तो उसमें उसकी भी ग्रोथ होगी और कंपनी की भी ग्रोथ होगी और बेटर कंट्रोल कंट्रोल करना आसान है। जब एक बंदा ट्रेन डेवलप हो जाता है तो बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आगे भी अपने जो आने वाले एम्प्लॉयज उनको भी इजीली समझा देता है, तो हमारा कंट्रोल करना हमारे एम्प्लॉयज को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ईजी हो जाता है। एंड लास्ट कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका क्या डिफरेंस है आपका दोनों में? डेलीगेशन क्या है कि जहाँ पे आपकी जो अथॉरिटी दी गई है आपकी टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल में, है ना। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जहाँ अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप के पास इतनी पावर, मिडिल के पास इतनी पावर, लोअर के पास इतनी पावर होगी। दूसरा, डेलीगेशन आपकी एप्लीकेबल है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, बट डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ वहीं लगा सकता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत बड़ी हो, टाटा, बिरला, है ना, या अंबानीज़म कह सकते हैं, वहाँ पे जियो में, रिलायंस में आपकी, तो वहाँ पे उसको अब मुकेश अंबानी को हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसने आगे बंदे रखे हुए हैं, उनको पावर दी है, वो अपना काम संभालते हैं, अल्टीमेट लास्ट रिपोर्ट लाके उनको देते हैं। डेलीगेशन का काम होता है कि वर्कलोड कम करना मैनेजर्स का, मैनेजर को काम पावर दी हुई है, वो आगे अपने आगे बंदों से काम निकलवा सकता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डाइवर्सिटी, कि अलग अलग बंदे हमारे पास होते हैं काम करने के लिए, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, हमारी फर्म ज्यादा है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आपका काम करता है। डेलीगेशन की एक मैनेजमेंट की टेक्निक है कि वही आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, बट डिसेंट्रलाइजेशन के मैनेजमेंट की फिलोसफी है कि कैसे काम निकलवाया जाता है, कैसे काम को परफॉर्म किया जाता है आपका। डेलीगेशन को विड्रॉ करना आसान है, मतलब इजी टू विड्रॉ, कि मैंने पावर दी, मैंने वापस ले तुम ये काम नहीं करोगे। बट डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आपने उसको किसी को अथॉरिटी दे दी है, वो उस पोस्ट पे है, तो आप उससे जल्दी उससे वो चीज़ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लास्ट, इसमें डेलीगेशन में क्या है, सबॉर्डिनेट्स के पास फ्रीडम कम होता है क्योंकि उसने इमीडिएट जो उनका जो पीरियड है उसने आपको पावर दिए काम करने के लिए, वापस भी ले सकता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, आपके तो प्रॉपर उसमें किताबों में या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में है कि ये बंदे के पास ये काम है, ये बंदा यही काम करेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, फ्रीडम ज्यादा होती है सबॉर्डिनेट्स का, अगर कि अपने डिसीजंस को लेने का, क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जो हमने फटाफट वन शॉट में किया आपका, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं आपके, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आपकी, क्या उसके आपके डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होती है, सब कुछ के बारे में वन शॉट हमने फटाफट पढ़ा इसको। तो ये हमने फटाफट चैप्टर गो थ्रू किया है, तो इसको आपका काम सिर्फ इतना है कि चैप्टर वीडियोस को अच्छे से देखना, पॉइंट्स को समझना और क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना, आपका चैप्टर डन। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका राधे राधे।